नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। आज मैं काफ़ी सारे करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहला अपना करंट अफेयर है कि यमुना जल समझौते से रिलेटेड 3-4 बांध है, उन बांधों की क्या स्थिति है, कौन से राज्य में कौन सी नदी के ऊपर वो बांध बनाए गए हैं, यमुना जल समझौता है वो किन राज्यों के बीच हुआ है और राजस्थान को इसमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, ये हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले है लखवार बांध परियोजना। ये उत्तराखंड के देहरादून में यमुना नदी पर बनाया गया है। यमुना जल समझौते के अंतर्गत 6 लाभार्थी राज्य हैं: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। राजस्थान को इसमें से कितना पानी मिलने वाला है? टोटल इस परियोजना में पानी है 331 मिलियन क्यूबिक मीटर, जिसमें से राजस्थान को मिलेगा 30.91 मिलियन क्यूबिक मीटर। मुख्य बात यह है कि इससे जो हमारा उत्तरी राजस्थान है उन जिलों को पानी मिलेगा, जिसमें मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र के चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले शामिल हैं। इसी से रिलेटेड दूसरा बांध है रेणुका बांध परियोजना। ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरी नदी पर बनाया गया है। लखवार कहाँ पर है? उत्तराखंड के देहरादून में यमुना नदी पर, रेणुका हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में गिरी नदी पर, और तीसरा है किसाऊ बांध परियोजना। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वहां पर टोंस नदी पर बनाया गया है। दूसरा है पीकेसी लिंक परियोजना। पीकेसी मतलब पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। इसका दूसरा नाम है जो राजस्थान में दिया गया है, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने दिया था, राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट। इससे पूर्वी और मध्य राजस्थान है उसके जिलों को पानी मिलेगा, और इसके लिए जो MOU साइन हुआ था वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य साइन किया गया था। अब रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट है, ये 2 प्रोजेक्ट से मिलकर बना हुआ है। पहला है पीकेसी और दूसरा है ERCP। पीकेसी मतलब पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, और ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इससे राजस्थान के मध्य के और पूर्व के 17 जिले हैं वो लाभान्वित होंगे। दूसरा ये एक एडिटोरियल आया है कि वाटर हार्वेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसी से पेयजल का संकट है उसका स्थायी समाधान हो सकता है। अब वाटर हार्वेस्टिंग में क्या किया जाएगा कि जो छत का पानी है या तो आप उसको स्टोर कीजिए या फिर उसको भूमिगत जल के अंदर मिलाने का कोई भी समाधान कीजिए। इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार ये नियम बना सकती है कि जो भी एक निश्चित सीमा से ज़्यादा के घर वगैरह बनेंगे या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वहाँ पर ये सुविधा करनी जरूरी है। इससे क्या है, स्थायी समाधान हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में तो वैसे इस पेयजल का लगभग 1% हिस्सा आता है और बारिश ना होने पर काफ़ी ज़्यादा समस्या आ जाती है, तो हमें इसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। फिर ट्रम्प साहब हैं वो चीन की यात्रा कर रहे हैं, शिखर सम्मेलन है। शिखर सम्मेलन में पहले बता चुका हूँ, शिखर वार्ता है, ये दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष है वो बात करेंगे। तो इससे वैश्विक रूप से क्या इसकी रणनीति रहेगी, भारत को इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो देख लेते हैं। 14 मई को ये यात्रा की जा रही है। 2017 में चीन और अमेरिका के मध्य जो टैरिफ युद्ध था, व्यापार युद्ध था, उधर से अमेरिका लगा रहा था, फिर उससे दुगने चीन लगा रहा था, वो देखने को मिला था। लेकिन अमेरिका भी समझ गया है कि चीन के साथ हमें सहयोग और शांति के साथ संवाद करके ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि चीन है वही अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिद्वंदी बनके उभर रहा है। साथ में अमेरिका को अक्ल आई रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में जो अस्थिरता चल रही है उसके बेस पर जो हवाई हमले हुए हैं उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका की जनता है वो भी उससे काफ़ी परेशान है, आंदोलन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, गुस्से में है, तो उसका सामना भी करना पड़ रहा है। फिर दूसरा नाटो देश है वो इसमें पूरी तरह से शामिल नहीं हुए, वो अलग ही रहे। बोला कि ये आप इजराइल, अमेरिका और ईरान का एक तरह से पर्सनल मामला है, उन्होंने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इसके अंदर नाटो ने नहीं किया। तो अब नाटो को भी अपने पक्ष में लेकर आने के लिए वो किसी न किसी प्रकार की रणनीतिक भूमिका निभाना चाह रहा है। चीन के साथ वो सीमित सहयोग एवं दबाव की राजनीति करना चाहता है। मुख्य क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं टैरिफ के, दूसरा ताइवान के, क्योंकि अमेरिका है वो ताइवान को हथियार निर्यात करता है, तो इसमें हो सकता है चीन कहे कि आप उसको निर्यात कम कीजिए या बंद कीजिए। दूसरा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ती जा रही है
उसके ऊपर भी बातचीत होने की संभावना है। भारत हमेशा से अमेरिका और चीन के अंदर ये जो प्रतिस्पर्धा चलती है, संघर्ष चलता है, तो इसका रणनीतिक फायदा है वो भारत को मिलता है, क्योंकि जैसे ही टकराव होता है तो अमेरिका भारत को एक चीन के प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। फिर दक्षिण एशिया के अंदर भारत ही ऐसा देश है जो एक चीन के साथ संतुलन बना सकता है। दूसरा चीन है, ये भी अपनी रणनीतिक भूमिका इस प्रकार निभाता है कि भारत पूरी तरह से अमेरिका के पाले में ना चला जाए, और इन चीजों का फायदा किसको होता है? भारत को होता है। अब अगर अमेरिका और चीन है वो हाथ मिलाते हैं या उनमें किसी प्रकार की दोस्ती की संभावनाएं प्रकट होती है इससे, तो भारत को नुकसान हो सकता है दोनों ही परिस्थितियों में। अगर वो ज्यादा करीब आएंगे तो भी हमें नुकसान है, और अगर उनमें संघर्ष होगा तो भी हमें नुकसान है। ज्यादा करीब आएंगे तो उनमें दोस्ती हो सकती है, तो भारत क्या हो जाएगा? थोड़ा सा किनारे हो जाएगा। किनारे होने पर अमेरिका है वो भारत पर टैरिफ लगा सकता है। रूसी तेल जो हम आयात करते हैं उसको कम करने या बंद करने के लिए हमारे ऊपर दबाव बना सकता है। चीन हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर जो तनातनी चलती रहती है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां हैं वो और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो इनमें दोस्ती होने के बाद हमें ये घाटे हैं। और अगर अमेरिका और चीन किसी भी समझौते पर बात नहीं बन पाती है, एक दूसरे से विपरीत ही रहते हैं, संघर्ष की स्थिति रहती है, तो उस समय पूरे वैश्विक बाजार में अस्थिरता का माहौल चल रहा है वो जारी रहेगा। आर्थिक नुकसान है, टैरिफ युद्ध, क्षेत्रीय सुरक्षा, ये मुद्दे उभर कर भारत के सामने आएंगे। तो फिर इनमें क्या होना चाहिए? इनमें होनी चाहिए दोस्तों संघर्ष रहित प्रतिस्पर्धा, आपस में प्रतिस्पर्धी बनी रहे। भारत है वो दोनों पक्षों से अपना लाभ है वो सुनिश्चित करता रहे। अब वो तो बाद में ही पता चलेगा जब इनमें वार्ता होकर वापस चले जाएंगे ट्रम्प साहब, किन किन मुद्दों पर इनमें समझौता हुआ है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो ये था कि ट्रम्प चीन की यात्रा पर जा रहे हैं, उससे भारत को क्या नुकसान क्या फायदा हो सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया है। क्या निर्णय सुनाया है? कि सभी स्कूलों में राजस्थानी भाषा है उसको अनिवार्य विषय के रूप में लागू करें। ये सरकार का काम है और सरकार चरणबद्ध नीति बना करके इसको लागू करना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसके विपक्ष में कुछ तर्क दिए हैं कि केवल उन्हीं भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है जो 8वीं अनुसूची में है, क्योंकि राजस्थानी भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके लिए कई बार आंदोलन हो चुके हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो MGSU है, हमारी जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसमें जो MA के प्रोग्राम है वो राजस्थानी विषय में MA की जा सकती है। तो फिर स्कूलों में भी इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। तो अब इससे शपथ पत्र मांगा है 26 मई तक राजस्थान सरकार से कि आप इसके लिए किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे या नीति बनाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। फिर भारत ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन में 20% की बढ़ोतरी हासिल की है 2025-26 में। अक्षय ऊर्जा क्या होती है? अक्षय ऊर्जा का मतलब है हम उन संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त करें जो अक्षय हैं, जिनका क्षय नहीं होता, जैसे सूरज हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, बायोमास हो गया, हाइड्रो पावर हो गई। ये चीजें क्या है? क्षय नहीं होने वाली हैं, उसको बोलते हैं अक्षय ऊर्जा। इसमें 20% की बढ़ोतरी देखी गई है, और इसमें बढ़ोतरी हुई है इसी के कारण जो हम कोयले से विद्युत का उत्पादन करते थे उसमें 4.3% की गिरावट आई है। यानी हमारी जो कार्बनिक नीति है उसकी तरफ हम जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जो दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद है उसके ऊपर भी हमारी धीरे धीरे निर्भरता ऐसे ही कम होती जाएगी। अब नवीकरणीय ऊर्जा में विभिन्न स्रोतों की हिस्सेदारी क्या है? हो सकता है हमसे ये क्रम पूछ सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा में या अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा भाग किसका है, या फिर हमें 3-4 चीजें दे देगा कि इसमें जिससे हम ऊर्जा उत्पादन करते हैं उसको घटते हुए क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे ज्यादा इसमें भाग है दोस्तों सौर ऊर्जा का 154 गीगावाट, उसके बाद है पवन ऊर्जा 56, हाइड्रो पावर 51 गीगावाट, बायोमास 9.8 गीगावाट और परमाणु ऊर्जा 8.7 गीगावाट। तो सौर, पवन, हाइड्रो पावर ये शीर्ष 3 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हमारे हैं, ये इसके अंदर बताया गया है। फिर जो नीट के अभ्यर्थी थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने जो सपने सजो करके सीकर में अच्छी सी तैयारी करते थे, कोचिंग करते थे, उनके ऊपर एक दंश आया है NTA का कि परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है।
पेपर लीक का मामला सामने आया था, कोई ऐसा गैस पेपर घूम रहा था जिसमें 410% थे, उसमें से 120% हूबहू आए हैं। हूबहू का मतलब उसमें जो 4 नीचे ऑप्शन दिए होते हैं वो भी चेंज नहीं है। तो ये मामला क्या हुआ है, चला गया है एसओजी की टीम के पास और परीक्षा दोबारा होगी। कब होगी ये एनटीए है वो थोड़े दिनों में सूचना दे देगी। लेकिन जिनको अच्छे नंबर आने वाले थे उसके लिए भी समस्या है। फिर विद्यार्थी है, एक बार पेपर देने के बाद जो मानसिक दबाव से मुक्त होते हैं उससे दोबारा ग्रसित हो सकते हैं, जो पढ़ाई का फ्लो है वो टूट जाता है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, कड़े नियम बनाने चाहिए कि अगर पेपर लीक में कोई पकड़ा जाता है तो उसको आजीवन सजा की सुनानी चाहिए। लेकिन अब ये सरकार की नीति है कि वो क्या किस प्रकार के कानून बनाएगी। फिर ये एडिटोरियल आया है कि व्हेन वुमेन एंटर्स द लेजिस्लेचर द एजेंडा चेंज, यानी जब महिलाएं हैं वो विधायिका में कदम रखेगी तब एजेंडा है वो चेंज हो जाएगा। यानी अब जिस प्रकार से विधायिका जिन मुद्दों पर नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, जब महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो उनके मुद्दे अलग होंगे। तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसकी ओर इशारा करती है। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ये महिला आरक्षण अधिनियम है। कब पारित हुआ, 106वां संविधान संशोधन के 2023। विधेयक कौन सा था, ये 128वां विधेयक था। संशोधन था 106वां और विधेयक था 128वां संविधान संशोधन विधेयक, क्योंकि सारे जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं वो पारित नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये पारित हो गया था। इसके अनुसार लोकसभा में, राज्यसभा में, यानी राज्यों की विधानसभाओं में, सॉरी राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में और जो एनसीटी दिल्ली है उसकी विधानसभा में 33% सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित करनी है। इसके अंदर अंदरूनी आरक्षण भी होगा, जैसे SC ST की जो सीटें हैं उसमें 33% और बाकी में 33। ओबीसी में अलग से सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं की गई है। लागू कब किया जाएगा, जब कानून पारित होने के बाद पहली जनगणना होगी और उसके बाद जो परिसीमन होगा उसके बाद जितने भी चुनाव होंगे उसके बाद इनको लागू किया जाएगा। लेकिन परिसीमन फिलहाल अटका हुआ है, जनगणना चल रही है, क्योंकि जो साउथ के राज्य हैं उन्होंने इसका विरोध किया था। क्यों विरोध किया था क्योंकि साउथ में जनसंख्या उतनी गति से नहीं बढ़ी है जितनी उत्तर में बढ़ी है। अब जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटें हैं उनका बंटवारा होता है, तो फिर साउथ का प्रतिनिधित्व है वो कम हो जाएगा। इसी मुद्दे पर बहस के कारण अभी परिसीमन है उसको रोका गया है। हालांकि एक प्रकार से मौखिक आश्वासन दिया है सरकार ने कि अभी जितनी सीटें हैं जिस राज्यों में लोकसभा के, हम उनकी डबल सीटें उसी राज्यों में उतनी ही प्रतिशत में कर देंगे। लेकिन ये एक प्रकार का मौखिक आश्वासन नहीं है। जो परिसीमन विधेयक था वो लाया गया था उसमें ये किसी प्रकार की चीजें लिखी हुई नहीं थी, तो अभी ये पारित नहीं हो पाया है। क्यों जरूरी है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, क्यों महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या लगभग 50% है महिलाओं की, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें लोकसभा में तो केवल 14% महिलाएं ही सांसद है। ऐसा प्रयोग विदेशों में किया जा चुका है, जैसे रवांडा में। तो उसके बाद क्या चीजें आई, लाभ क्या हुए कि लैंगिक हिंसा से संबंधित कानून है वो मजबूत बने और लैंड राइट्स है महिलाओं के उनको मजबूती मिली। ऐसी ही चीजें भारत में भी आएगी। ऐसा प्रयोग भारत में जब पंचायती राज रिजर्वेशन में किया गया तब पानी सप्लाई के मुद्दे, सफाई, स्कूल, न्यूट्रिशन, ये बातें हैं वो सामने आई कि इन पर हमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। लेकिन इनमें चुनौती क्या रहेगी, चुनौती प्रोक्सी राजनीति। प्रोक्सी राजनीति मतलब अभी हम अपने गाँव में देखते हैं कि सरपंच पद महिला है, लेकिन काम कौन कर रहा है, महिला का पति। महिला को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। महिलाएं यहाँ तक कि ग्राम सभा की जो बैठकें होती है उसमें भी नहीं जाती है। धीरे धीरे ये सिनेरियो कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी ये स्थिति क्या है, बनी हुई है, पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है। पुरुष प्रधान कंट्रोल, कि अगर महिला है किसी पद पर तो वो अगर किसी चीज़ पर हस्ताक्षर न भी करना चाहे तो भी पुरुष के द्वारा उसको कंट्रोल करके जानबूझ के किसी भी काम को करवाया जाता है। जातिगत भेदभाव, एक सबसे बड़ी तो बात यही है कि महिला है वो सरपंच है, उसी में अगर जो SC ST की महिला है वो सरपंच बन जाए तो ये बात है वो समाज को बिल्कुल भी पसती नहीं है। तो जातिगत भेदभाव भी इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जब महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा तभी हम इस चीज़ को धीरे धीरे करके ख़त्म कर पाएंगे। क्या फ़ायदा होगा, लैंगिक समानता और प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।
नीतियों के एजेंडे में बदलाव आएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता, बाल कल्याण, इस प्रकार की नीतियां हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। और जमीनी स्तर पर नेतृत्व का विस्तार होगा महिलाओं का। तो ये हो गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब है NAP AMR 2.0। AMR मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रो, और NAP का मतलब होता है नेशनल प्रोजेक्ट। एक मिनट देख लेता हूं मैं यार। NAP AMR, नेशनल एक्शन प्लान। तो नेशनल एक्शन प्लान एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये नवंबर 2025 में इसका दूसरा वर्जन है वो शुरू किया गया था केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। जो AMR 1 है ये 2017 में शुरू किया गया था। अब बात करते हैं कि AMR है क्या। AMR का मतलब है कि जो परजीवी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जिसके कारण हमें कोई भी बीमारी होती है, तो उसको सही करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब वो जो बैक्टीरिया था, परजीवी था, वो अपना रूप परिवर्तन कर लेता है, अपने जीन में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेता है। तो पहले जो हम एंटीबायोटिक ले रहे थे उस दवाओं का असर उस पर नहीं होता है। और अगर वो इसी प्रकार अपना जीन चेंज करते हुए इतना ज़्यादा विकसित हो जाए कि उस पर किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें तो वो ख़त्म नहीं हो, तो ये स्टेज आती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यानी बैक्टीरिया है वो उसके अंदर खुद जो एंटीबायोटिक लेते हैं ना, उसके प्रति क्या हो गई है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है, उसका ऊपर असर नहीं हो रहा। ये कब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अभी आप देख रहे हो जितने भी सरकारी अस्पताल वगैरह है उसमें जल्दी से आपको एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती है, क्योंकि सरकार का आदेश है कि ये बीमारी है वो धीरे धीरे क्या है, जड़ पकड़ती जा रही है, तो हमें इसके ऊपर रोक लगाना जरूरी है। तो सबसे पहले ये किया जाए कि शरीर खुद उसके प्रति एंटीबॉडी बनाए, फिर भी अगर वो नहीं ठीक होता है तब हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। इसकी विशेषताएं क्या है 2.0 की, इसमें है वन हेल्थ। वन हेल्थ का मतलब है कि इसमें केवल हम मनुष्य का स्वास्थ्य है उसी को ध्यान में ना रख करके मनुष्य, पशु, कृषि, इसके अंदर सब चीज़ों को इंक्लूड करके, क्योंकि कृषि में भी हम देखते हैं कि कोई भी फसल है उसके अगर हम जीन में चेंज कर देते हैं, या स्प्रे है किसी फसल पर स्प्रे करते हैं वो उसके कीटाणु मारने के लिए, जो सुंडी आती है उसको मारने के लिए, या जिसको हम सामान्य भाषा में लट बोलते हैं उसको मारने के लिए, तो ये 1-2 बार तो मर जाती है। फिर इनके अंदर भी इनके प्रति क्या हो जाती है, स्प्रे के अगेंस्ट, जहर के अगेंस्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है कीटनाशक के प्रति। तो वो उतनी मात्रा में ही अगर हम डालेंगे तो वो नहीं मरेगी। तो फिर या तो ज़्यादा पावरफुल कीटनाशक इस्तेमाल करो, या फिर जो कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ाओ। दोनों ही पक्षों में नुकसान किसको होना है, फिर लास्ट में हमें ही होना है, क्योंकि उसका असर हमें फसल में देखने को मिलेगा, अनाज में देखने को मिलेगा, जिसके कारण कैंसर जैसे रोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हर चीज़ की तरफ हमें देखना है, पशुओं में भी, मनुष्यों में भी और कृषि में भी। तीनों चीज़ों के अंदर हमें जो कीटनाशक हो गए या एंटीबायोटिक्स जैसा कोई भी अगर चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको कम करना है। परिवर्तनीय जवाबदेही, केवल कागजों में नहीं होनी चाहिए चीज़ें, ज़मीनी स्तर पर दिखनी चाहिए। पर्यावरणीय निगरानी, पर्यावरणीय निगरानी का मतलब है कि जैसे कोई कंपनी है वो एंटीबायोटिक्स बनाती है, उसकी अगर दवाइयाँ हैं वो एक्सपायर हो गई, तो सबसे सुलभ चीज़ें क्या ढूंढते हैं, कोई भी कंपनी है, फैक्ट्री है, अपना जो कचरा है, वेस्ट है, उसको निकालने के लिए पानी वाली चीज़ ढूंढती है, नदी हो गई, नहर नाले हो गए, तो उसमें उनका वेस्ट जा करके भी जो AMR है उसको बढ़ावा मिलता है। तो ये चीज़ें हमें कंट्रोल करनी है। इसके 6 कोर पिलर्स हैं। जागरूकता, शिक्षा, प्रशिक्षण, जन जागृति फैलाएं, शिक्षा में, पढ़ाई में भी इसको इंक्लूड करें, और जो डॉक्टर्स वगैरह हैं या जो कृषि के क्षेत्र में दवाइयाँ बेचते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए। निगरानी एवं प्रयोगशाला क्षमता, कोई भी अगर केस आता है तो उसके जो बैक्टीरिया है उसकी अच्छे से जांच की जानी चाहिए कि बैक्टीरिया कहीं और ज़्यादा पावरफुल तो नहीं हो सकता है, इसका जीनोमिक्स चेंज तो नहीं हो गया है, जैसे कोरोना में हुआ था, कोरोना 1.0 2.0 में वैसे। संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण के बेहतरीन उपाय ढूंढने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करना चाहिए। एंटी माइक्रोबियल स्टीवार्डशिप, इसका मतलब है कि जो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स लिख रहे हैं
उनको भी ये बताया गया है, सरकार की तरफ से आदेश है कि वो कम से कम एंटीबायोटिक्स है वो लिखें। इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है और गवर्नेंस और सभी का समन्वय लेके हमको चलना है। अब इसमें चुनौतियां क्या है? चुनौतियां हैं कि राज्यों में असमान क्षमता, क्योंकि जो स्वास्थ्य है, कृषि है, ये राज्य सूची के विषय है। इसके अंदर जो भी नियम कानून बनाने हैं वो राज्य बनाएंगे। सेंटर से कोई भी योजना आती है उसको फिर राज्य लागू करते हैं। तो अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग तरीके से लागू किया जाता है। कुछ राज्य इसको सिर्फ कागजी तौर पर दिखाते हैं, जमीनी स्तर पर इसको नहीं पहुंचा पाते। तो सभी राज्यों में समान रूप से पहचाना यह जरूरी है। फिर भारत में सबसे बड़ी समस्या है कि बिना पर्ची के हम कहीं से भी मेडिकल से कोई भी दवाई ले सकते हैं। सीधा हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बच्चा थोड़ा सा बीमार हुआ तुरंत एंटीबायोटिक्स लेने चले गए, तो ऐसे नहीं है। आप डॉक्टर को दिखा के ही फिर मेडिकल स्टोर से दवाई ले, और जो पर्ची सिस्टम है उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए कि प्रॉपर पर्ची दे, या डॉक्टर है वो 2 पर्ची बना कर दे, जिसमें से एक मेडिकल वाले के पास रहे और एक मरीज के पास रहे, और बाद में उनका ऑडिट किया जा सके। निजी क्षेत्र का एकीकरण, जितनी भी दवाइयाँ कंपनी है वो लगभग निजी क्षेत्र की है, तो उसमें कितना दवाइयों का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी चीज़ें बेची जा रही है, कितनी एक्सपायर हो रही है, इन सब का डाटा कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती है। जब इनको एकीकरण कर दिया जाएगा, एक लेवल पर डाटा है वो मेंटेन होगा, तभी हम इस चीज़ को निगरानी रख सकते हैं। तो ये हो गया AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स। आपके अच्छे अच्छे सुझाव मिल रहे हैं, देखकर अच्छा सपोर्ट महसूस होता है। तो ऐसे ही हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल वाला आइकन ज़रूर दबा लीजिए। इसकी PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ।